हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि लिथुआनिया कंट्री को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था तंजानिया कंट्री को लेकर के। तो तंजानिया कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट पर और इक्वेटर लाइन के जस्ट साउथ में एग्जिस्ट करता है। तंजानिया कंट्री के नर्दर्न पार्ट पर लेक विक्टोरिया जो है वो लोकेटेड है। तंजानिया कंट्री के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो 1964 में दो सेपरेट स्टेट जिनका नाम है तंगनीका एंड साथ में जंजीबार, इन दोनों के यूनियन से जो तंजानिया कंट्री है वो एग्जिस्टेंस में आया था। तंजानिया कंट्री में अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो हाईएस्ट माउंटेन है जिसका नाम है किलिमंजारो, और साथ ही साथ में वर्ल्ड की सेकंड डीपेस्ट लेक जिसका नाम है लेक तंगनीका, वो यहाँ पर लोकेटेड है। अब तंजानिया कंट्री न्यूज़ में क्यों बना हुआ था? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने यहाँ के फॉर्मर तंजानिया प्रेसिडेंट जिनका नेम मवालिमू नए नेरी, उनकी 100 बर्थ एनिवर्सरी पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको ट्रिब्यूट पेड की और विश किया, जिसकी वजह से तंजानिया कंट्री की जो लोकेशन है वो हमारे इम्पोर्टेंट हो जाती है और ये न्यूज़ में बना हुआ था। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर देखो, वेस्ट बंगाल जो स्टेट है वहाँ का 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है, साउथ 24 परगना एरिया जो है, वहाँ पर 11वीं सेंचुरी का एक शिव टेम्पल है जिसको जातार देवल के नाम से जानते हैं। और एक टेराकोटा टेम्पल है। टेराकोटा मतलब एक तरीके की क्ले होती है और क्ले के साथ में इसका निर्माण किया होगा, इसका कंस्ट्रक्शन किया गया होगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर क्या इशू देखने को मिल रहे हैं कि टाइम के साथ में काफ़ी लंबे टाइम से ये जो टेम्पल है वो बना हुआ है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में एयर सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से इसका जो लोअर एरिया है वहाँ पर इफेक्ट दिखने लग गया है। वहाँ यहाँ की जो ब्रिक्स जो इसमें लगी हुई हैं उनका इरोजन जो है वो देखने को मिल रहा है। इस शिव टेम्पल की हाइट की अगर हम बात करें तो 98 फीट हाइट है इस टेम्पल की, लेकिन इसका जो लोअर एरिया है मीन्स 15 फीट तक का जो एरिया है वहां पर इसकी ब्रिक्स को लेकर के इरोजन देखने को मिल रहा है। अभी देखो, पहले अगर हम बात करें तो इसके आसपास वाले रीजन में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, जिसकी वजह से माना जा रहा था कि इसका जो अपर एरिया है वो इफेक्ट नहीं हो रहा है और लोअर एरिया जो है वो इफेक्ट हो रहा है। लेकिन 2020 में यहाँ पर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है और अम्फान जो है, अम्फान उस ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम था, जिसकी वजह से यहाँ के आसपास के जो पेड़ थे वो टूट गए या फिर नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट बात रखी हैं कि एक तो इसकी 15 फीट हाइट तक जो इशू देखने को मिल रहा है उसको हम रिप्लेस कर दें अदर ब्रिक्स के, जो भी ब्रिक्स यहाँ पर खत्म हो रही हैं उनका इरोजन हो गया है तो उनको हम रिप्लेस करके अदर ब्रिक्स जो हैं उन्हीं की साइज की यहाँ पर एस्टेब्लिश करें। और दूसरा, इसके आसपास वाले रीजन में जो ट्रीज जो है उनका प्लांटेशन अच्छे से किया जाए ताकि एक बैरियर का रोल जो है वो प्ले कर सके और ये जो शिव टेम्पल है इसको कोई भी इफेक्ट देखने को ना मिले। ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फोकस किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये आप बता दो, क्योंकि बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहता है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन का जो फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से होता है। ज्योग्राफी का जो हमारा स्टार्टिंग का जो पार्ट है इसमें मतलब अर्थ की जो लोकेशन है, अर्थ पर जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सर्दर्न हेमिस्फीयर में अर्थ की जो रोटेशन होती है, अर्थ अपनी एक्सिस पर जो रोटेट करती है उसकी वजह से कोरियोलिसिस फोर्स जो है वो जनरेट होता है। और कोरियोलिसिस फोर्स जब जनरेट होता है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
कोई भी फ्री फ्लोइंग ऑब्जेक्ट्स जब मूव करता है, जैसे कि विंड हो गई, ओशन करंट्स हो गई, तो उसमें ये जो कोरियोलिसिस फोर्स जो है वो उन सबको राइट साइड में मोड़ देता है। और सर्दर्न हेमिस्फीयर में ये कोरियोलिसिस फोर्स जो है वो किसी भी फ्री मूविंग ऑब्जेक्ट्स को लेफ्ट साइड में मोड़ देता है। और आप सभी को पता है कि विंड जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है वो फ्लो करती है। तो जब साइक्लोन जनरेट होता है तो सेंटर में होता है लो प्रेशर और बाहर होगा हाई प्रेशर। इस तरीके से आप समझिए कि यहाँ पर है लो प्रेशर और यहाँ पर चारों तरफ होगा हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से जो विंड है वो इस तरीके से यहाँ पर आने लगेंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमने देखा कि कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके से विंड चल रही है तो विंड को कहाँ पर मोड़ दिया जाएगा, राइट साइड में। जहाँ से भी आ रही है उसके राइट साइड में जो है उसको मोड़ दिया जाएगा, मतलब इस तरीके से। तो अगर हम सर्दर्न पार्ट में देखें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो विंड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव होंगी, मतलब वहां पर साइक्लोन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है उनकी डायरेक्शन रहेगी विंड की। और हम सर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो वहां पर क्या रहेगा, वहां पर क्लॉकवाइज जो है वो आपको साइक्लोन देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है उसमें कोरियोलिसिस फोर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कोरियोलिसिस फोर्स जो है वो जनरेट होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से। अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर जो रोटेट करती है इसकी वजह से कोरियोलिसिस फोर्स जनरेट होता है और उसकी वजह से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए न्यूज पेज पर, और यहाँ पर देखो आईटी मिनिस्ट्री जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी जो है उनको हम सेटअप करेंगे। और अभी प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनको लेकर के अगर कोई भी इशू देखने को मिलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं, तो ये जो जीएसी जो कमेटीज़ हम बनाएंगे, ये जो कमेटीज़ हैं वो आईटी रूल्स 2021 में जो अमेंडमेंट किए गए उनके अंडर जो है इनको बनाया जाएगा। 3 जीएसी जो है कमेटी जो है वो बनाई जाएंगी। और इन कमेटीज़ के बताया गया है कि इनमें जो 3 जीएसी हैं उनमें 1 चेयरपर्सन होगा, 2 जो है वो होल टाइम मेंबर्स होंगे। और ये जो मेंबर्स है वो कहाँ से लिए जाएंगे, वेरियस गवर्नमेंट एंटिटीज एंड रिटायर्ड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम द इंडस्ट्री फॉर ए टर्म ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ जम्पशन ऑफ ऑफिस। जिस दिन से वो ऑफिस आएंगे उस दिन से उनका 3 साल का टर्म रहेगा और उनको यहाँ से गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव जो हैं उनके जो रिटायर्ड हैं उनसे वहाँ से उनको लिया जाएगा। तो अगर सोशल मीडिया को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम जो है, कंज्यूमर जो है प्लेटफॉर्म को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम्स जो है कंप्लेंट्स अपनी रखते हैं, तो ये जो जीएससी कमेटी जो है उनको सॉल्व करने का रोल प्ले करेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो यहाँ पर एक बटरफ्लाई के बारे में बताया गया है कि एक स्वेलो टेल बटरफ्लाई जो डिसअपियर हो गई थी, जो पहले कहाँ देखने को मिलती थी, म्यांमार और जो सर्दर्न चाइना है वहाँ पर, और साथ ही साथ में वियतनाम, मतलब सर्दर्न चाइना से वियतनाम तक का जो एरिया है वहाँ पर ये बटरफ्लाई देखने को मिली थी। और अभी प्रेजेंट टाइम में फर्स्ट टाइम ये इंडिया में देखने को मिली है। 3 बटरफ्लाई जो एक तरीके से ढूंढने वाले या उनके ऊपर फोकस करने वाले जो हैं उन पर्सन के नेम है, उन्होंने यहाँ पर इनको जो एक्सट्रीमली रेयर है इसका नाम है नोबेल्स हेलेन। ओके, तो यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है इसके बारे में पता किया गया है। हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है वहाँ पर जो नामदफा नेशनल पार्क है वहाँ पर इनको पाया गया है। सितंबर 2021 में इसको देखा गया था और अभी जो है एक जनरल में इसके बारे में पब्लिश किया गया है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से नामदफा नेशनल पार्क जो है वो भी न्यूज़ में बन गया है। और ये बटरफ्लाई की नोबेल्स हेलन नाम देकर के पूछ लेंगे कि किसकी स्पीसीज है, किससे रिलेटेड है, तो बटरफ्लाई की एक न्यूएस्ट बटरफ्लाई है, न्यूएस्ट स्पीसीज है। नेक्स्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो हाईएस्ट जजेस हैं उनमें से एक हैं और जस्टिस संजय किशन कौल। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात रखी है कि देखो जो छोटे छोटे पॉइंट के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ जिस तरीके से जो केसेस की संख्या बढ़ रही है, बेल के लिए भी जो प्रोसीजर की मतलब पिटीशन की जो संख्या है सुप्रीम कोर्ट में बढ़ रही है, इस तरीके से अगर केसेज बढ़ते रहे तो प्रॉब्लम इस तरीके से आ जाएगी कि ये जो स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए भी केस को सॉल्व करने के लिए हमें कई 100 साल जो हैं वो लग जाएंगी।
ओके। तो यहाँ पर जस्टिस का एक बात बोलनी है कि देखो गवर्नमेंट को जो बेल प्रोसेस है उसमें हमें कुछ चेंज करना होगा, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनकी जो चार्जशीट है वो भी फाइल नहीं हो पाती, तब भी वो जेल में बने रहते हैं। तो इन सभी इशू के बेसिस पर वो बेल के लिए फाइल करते हैं, और जब उनको बेल के लिए फाइल करने पर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो इसकी वजह से केस का जो बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो हमें फोकस करना होगा कि जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए कुछ इनिशिएटिव लेकर के आई, ताकि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके, और साथ ही साथ में जो हमारी जेल में जो बर्डन है, जो प्रिजन में जो बर्डन है, उसको भी कम किया जा सके। ओके। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो वो प्रिजन इंटेंसिटी की डेंसिटी की अगर हम बात करें तो जितनी स्पेस अवेलेबल है उससे ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं वो वहाँ पर बंद हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हाँ देखो यहाँ पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो होता है 26 जनवरी का, उसका एक तरीके से एंडिंग माना जाता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को। और आज जो है ये इवनिंग में परफॉर्म की जाएगी, और डायरेक्टली इसका जो लाइव टेलीकास्ट है वो भी किया जाता है। और इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको एक तरीके से हमारी जो तीनों आर्मी जो है, एयरफोर्स है, नेवी है, और जो हमारी आर्मी है, वो यहाँ पर उनके जो बैंड है वो परफॉर्मेंस करेंगे, और एक तरीके से जो भी स्पेशल प्लेलिस्ट जो है उनको ट्यून के थ्रू यहाँ पर बजाया जाएगा। साथ ही साथ में ड्रोन का इंक्लूजन जो है वो भी देखने को मिलेगा। 3D प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो सारा परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। एक तरीके से कल जो रिहर्सल किया गया, आज परफॉर्म किया जाएगा, कल जो रिहर्सल किया गया उसको यहाँ पर शो किया गया है। विजय चौक पर ये परफॉर्मेंस होंगी, तो आप इसको व्यू कर सकते हो, इवनिंग टाइम में ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर, और यहाँ पर हमारे इंडिया का जो नर्मदा रिवर है उसकी वैली में हमें 90 फोसिल नेस्ट जो है वो मिले हैं, और ये एक तरीके से इंडिया के लार्जेस्ट डायनासोर्स जो हैं जो अनकवर्ड हैं उनसे बिलोंग करते हैं, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है। अब इसके रिसर्च होंगे और उसके बेसिस पर ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो पाएंगी। यहाँ पर देखो बताया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है विमेन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम जो है, डेथ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो थेरेपी होता है, जो प्रोसीजर होता है ब्रेस्ट कैंसर को एक तरीके से ठीक करने का, उसके साथ साथ में अगर हम हार्मोनल थेरेपी के ऊपर भी काम करें तो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो पाएगी। तो यहाँ पर एक रिसर्च किया गया, 2018 में एक स्टडी की गई थी, और इसमें ये बताया गया था कि कोई पर्सन, कोई विमेन जो है अगर वो ब्रेस्ट कैंसर से इफेक्टेड है तो उसमें जो अगर हम प्रोजेस्टेरोन के थ्रू जो है उसको अगर हम ट्रीट करें तो प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोल्व हो जाती है, और जो सर्वाइवल कंडीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब हार्मोन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है तो कुछ पार्ट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेवल पर डेवलप होने लग जाते हैं, और कुछ पार्ट जो हैं वो काफ़ी कम लेवल पर डेवलप होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हार्मोन के थ्रू ये स्टडी की गई कि बॉडी में जब हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो इसकी वजह से जो कैंसर जो जीन्स हैं वो ज़्यादा जनरेट होने लग जाते हैं, और इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हार्मोनल थेरेपी के बेसिस पर जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको क्योर किया जा सकता है, और उसके रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। यहाँ पर देखो गोट के बारे में बताया गया है। जो राइटर है उन्होंने बताया कि जब जो ह्यूमन जो था, जो एक तरीके से आप ये मानिए कि स्टार्टिंग में जो ह्यूमन था, जब वो क्या करता था कि प्लांट्स के ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करता था और उन्हीं को कंज्यूम करता था, और जब वो एक तरीके से स्टेबल लाइफ जीने लगा तो स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ एनिमल्स को पाला, जिनमें से एक गोट भी है। और गोट जो है इसके लिए इसकी कुछ यहाँ अलग अलग स्पीसीज के बारे में बताया गया है कि जैसे अगर हम बात करें तो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है गोट जो है वो अपने आप को चेंज कर ली। जैसे कि डेजर्ट एरिया में रहने वाले जो गोट है उनमें अलग जो क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ में नॉर्दर्न कर्नाटका और महाराष्ट्र तेलंगाना का जो ड्राई रीजन है वहाँ पर जो गोट है उसको ओस्मानाबाड़ी के नाम से जानते हैं, और मलबरी जो
है जो नॉर्थ केरला में देखने को मिलती है, जहाँ पर लो फैट मीट जो है वो देखने को मिलता है। और जो बहुत ही पुअर पीपल है जिनके पास में रहने के लिए जगह बहुत कम है, तो वो भी गोट को रख सकते हैं, क्योंकि इसको पुअर की गाय के रूप में माना जाता है। कम एरिया चाहिए, कम खाने के लिए चाहिए, और जो रिजल्ट है मतलब प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने फोकस किया है कि देखो प्रेजेंट टाइम में क्या चेंज किया जा रहा है, कि जो जीन थेरेपी है उसके अकॉर्डिंग गोट जो है उसमें चेंज किया जा रहा है, जिससे इसके जो प्रोडक्ट मिले वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के रूप में देखने को मिले। तो यहाँ पर एक जो फर्स्ट सक्सेस है वो देखने को मिला है एट्रीन के रूप में। द ट्रेड नेम फॉर ए गोट प्रोड्यूस्ड एंथ्रियोसिन थर्ड मॉलिक्यूल। ये जो है यहाँ देखिए अब एंटी थ्रोम्बिन जो है वो ब्लड को क्लॉट से फ्री रखता है, और इसकी जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से बहुत सारी सीरियस कॉम्प्लिकेशन आ जाता है बॉडी में। पल्मोनरी जो डिजीज़ हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो एंटी थ्रोम्बिन जो है उसको अगर आप इंजेक्ट करते हो बॉडी में 2 बार, तो आपका जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसजेनिक गोट्स जो है उनसे मतलब आप ये मानिए कि ह्यूमन के लिए बहुत सारी जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो इन गोट से आपको देखने को मिलेगी। इनकी जो सेल है वो इन सारी चीज़ों को एक तरीके से डेवलप करेंगी और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। साथ ही साथ में एंटी कैंसर ड्रग जो होती है, जो FDA के द्वारा अप्रूव्ड है, जिसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सेटुक्षम जो है उसको भी यहाँ पर अप्रूव किया गया है। और ये बताया गया है कि जो क्लोन्ड गोट जो है उससे इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब कैंसर ना हो इसके लिए जो अप्रूवल दिया गया है उसको आप गोट से जो है वो प्राप्त कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ओके, और किसके थ्रू, उसका जो मिल्क है उसमें इसकी अवेलेबिलिटी देखने को मिल रही है। मतलब सीधी सी बात ये है कि गोट जो है इसको इजीली कोई भी रख सकता है, इसकी मिल्क की अवेलेबिलिटी हो सकती है, और हमारे इंडिया के अलग अलग एरिया में इसका जो है वो एक तरीके से स्प्रेड भी देखने को मिलता है, अलग अलग एरिया में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम क्लोन गोट बनाएं और उसमें बहुत सारे जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उसके थ्रू जो है ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अवेलेबल करवाने की कोशिश करें, तो इसकी वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम है ह्यूमन की वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगी। ये मेन जो है इस आर्टिकल का मेन टारगेट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्कशन किया, इसी मंथ के स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 15 साल की एज में जो गर्ल्स की शादी हो जाती है उसको लेकर के जो भी पर्सनल लॉ है उन सभी को हम व्यू करेंगे, और जो भी हमारे स्टेचुरी लॉ हैं जहाँ पर 15 साल की एज में अगर शादी होती है या 18 साल की एज से कम एज की शादी होती है तो उसको एक ऑफेंस माना जाता है। ओके, लीगल एज की अगर हम बात करें तो 21 है मैन के लिए, बॉय के लिए, और 18 जो है वो है वुमेन के लिए, गर्ल के लिए। इससे नीचे मतलब 18 साल की कम उम्र की शादी में अगर लड़की की शादी होती है तो उसको चाइल्ड मैरिज माना जाता है। और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि अगर कोई मैन जो है वो 18 ईयर से इससे कम एज की कोई अपनी वाइफ से इंटरकोर्स करता है तो उसको रेप माना जाएगा। ओके, तो इन सभी के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको एग्जामिन करेगा। देखो अगर हम बात करें तो पर्सनल लॉ, इसीलिए हमारे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड की जाती है कि मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए, जो भी ये पर्सनल चीज़ें होती हैं इन सभी को लेकर के एक सिंगल रूल जो है वो होना चाहिए, ताकि सभी जो है उनको इक्वल ट्रीट किया जा सके। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो पॉक्सो एक्ट जो है, साथ ही साथ में IPC जो है उसमें 18 एज से कम एज में जो है उसको एज ऑफ कंसेंट के रूप में, मतलब जो है एक तरीके से एज जो है वो लिमिट डिसाइड की गई है पॉक्सो एक्ट में। और वहाँ पर जो है वो अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग रिलीजन में जो है वो 18 एज से कम एज की में शादी कर रहे हो, तो इससे वो जगह एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टल जो है अलग अलग लॉ में, और पर्सनल लॉ जो है वो कॉन्ट्राडिक्टल है। तो इसी के बेसिस पर इस इशू को सॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे क्वेश्चन किया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखो इसको लेकर के बोला कि अभी जो है वो हम इसके ऊपर कोई भी अपना जो विचार है, जो आइडिया है वो नहीं रख रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले क्या इशू देखने को मिला कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है उन्होंने 15 साल की एज में
जो है एक लड़की जो मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्यूबर्टी गेन करने पर उनकी शादी की जा सकती है, तो वहाँ पर उनको ये अलाउ कर दिया गया। तो इसके बेसिस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर क्लेरिफाई किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक तरीके से क्लेरिफाई किया, जो जब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर ने एक पिटीशन डाली, तो उन्होंने ये बात बोली कि इस तरीके की जो मैरिज है जो पॉक्सो एक्ट के जो प्रोविजन है उनके खिलाफ है, तो वहाँ पर इस तरीके की मैरिज को जो है वो अलाउ नहीं किया जाता है। और हाई कोर्ट ऑर्डर वुड नॉट एक्ट एज ए जुडिशियल प्रेसिडेंट फॉर अदर कोर्ट्स। अब ऐसा नहीं है कि एक हाई कोर्ट ने ये रिजल्ट दे दिया तो ये अदर हाई कोर्ट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो लॉज हैं उनके बारे में बताया गया है कि जिनके बेसिस पर इंडिया में मैरिज को क्या किया जा सकता है, गवर्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर 2006 में जो एक्ट था मैरिज का उसको 2021 में चेंज करने की बात की गई कि गर्ल्स की जो एज है उसको भी हम 21 एज करेंगे। तो दिसंबर 2021 में इसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेजा गया कि आप अपनी तरफ से इसमें को लेकर के डेलिब्रेशन दो। फिर 3 बार इसका एक्सटेंशन देखने को मिला और जो लास्ट जो था इसका अक्टूबर 2022 था, लेकिन अभी इसके ऊपर जो है डिस्कशन वो नहीं हो पाया है। दिसंबर में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछ लिया कि इस तरीके की जो पिटीशन है जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, उन्होंने भी मिनिमम एज जो मैरिज है उसको लेकर के जो है क्वेश्चन किया गया है कि अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग मिनिमम एज है, तो उसके बेसिस पर आंसर किया जाए, एक यूनिफॉर्म लॉ जो है वो बनाया जाए। यहाँ पर देखो मैरिज एज तो जो है ना नेशनल कमीशन फॉर वीमेन उन्होंने इन सारे एक्ट्स को क्वेश्चन किया है, जैसे कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर ए वीमेन इज 21 ईयर एंड फॉर वीमेन इट इज 18 ईयर्स। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बेसिस पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर वीमेन अगर जो है वो प्यूबर्टी एज को जब गेन कर लेती है तो ये जो है प्यूबर्टी एज जो है मिनिमम क्या होती है, 15 एज होती है और इसके बेसिस पर शादी की जा सकती है। तो यहाँ पर जो अदर लॉ हैं वहाँ पर 21 18 है, लेकिन जो मुस्लिम लॉ है वहाँ पर प्यूबर्टी एज है। तो इसके बेसिस पर जो पॉक्सो एक्ट है वहाँ पर कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, तो इसको लेकर के सॉल्यूशन जो है वो होना चाहिए। तो को आसाम गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि वहाँ पर जो एज है उसको हम 21 18 करेंगे, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बिलो 18 मैरिज एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है लोगों की, लड़कियों की 31.8% जो गर्ल्स हैं वो प्रोहिबिटेड एज में उनकी शादी हो जाती है और 11.7% जो गर्ल हैं वो तो एडल्टहुड से पहले ही माँ बन जाती है। और नेशनल एवरेज है 23.3% और 6.8%, मतलब 23.3% जो है इनकी शादी 18 एज से पहले हो जाती है और 6.8% जो है उसमें मदर भी बन जाती है। अदर स्टेट में भी अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में और 5 में अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है। ओके, अलग अलग स्टेट में जो डाटा है उन्होंने इम्प्रूव किया है मैरिज एज को लेकर के भी और मदरहुड एज है उसको लेकर के भी, लेकिन अभी भी जो प्रॉब्लम है जो इशू है वो बने हुए हैं। तो बेसिक चीज़ ये है, बेसिक फोकस ये है कि देखो अर्ली एज होने की वजह से जो गर्ल है उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती, उसमें एक प्रॉपर अवेयरनेस नहीं आ पाती, जल्दी अगर मदर बन जाती हैं तो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट जो है उसकी कमी होती है, तो एक बच्चा जो है वो हेल्दी क्रिएट नहीं हो पाता, हेल्दी जो है वो बर्थ नहीं हो पाता उसका। और जब हेल्दी बर्थ नहीं होगा तो बच्चा जो है उसकी फिजिकल एक्टिविटी मेंटल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी, सोसाइटी में वो एक प्रेफरेंस लेवल पर नहीं आ पाएगा। तो एक गलत डिसीजन की वजह से एक नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी इसमें ट्रैप हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो बेसिक चीज़ यही है कि अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए ताकि इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो देखने को ना मिले। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि गर्ल की एज, शादी की जो एज होती है उससे पहले उसकी शादी करनी जाती है, क्योंकि पेरेंट्स को ये लगता है कि एजुकेशन पे खर्चा होगा, साथ ही साथ में जो अदर प्रॉब्लम्स है जैसे कि बहुत बार ये देखने को मिलता है कि गर्ल फिर जो है वो अपने लाइक जो पर्सन है जो होता है मतलब जिसको पसंद करती है उसके साथ में वो भाग जाती हैं। इस तरीके के इशू जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में जो है वो अर्ली मैरिज को भी
एक तरीके से टैकल किया जाता है कि अर्ली मैरिज कर दो ताकि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो देखो इसका सॉल्यूशन जो है वो अदर लेवल पर गवर्नमेंट को अपनी तरफ से इनिशिएटिव और ज़्यादा स्टार्ट करने चाहिए ताकि गर्ल्स के एजुकेशन को लेकर के फ्री एजुकेशन हो सके, उनकी जो भी अदर सेक्टर में जो उनकी ट्रेनिंग है उनको लेकर के फोकस किया जा सके, अवेयरनेस जो है वो रूरल एरियाज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो ताकि इस तरीके का जो प्रॉब्लम है वो ना देखने को मिले। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।